नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, अब देखिए पिछले एपिसोड में भी बताया गया था, अब सर्वोच्च न्यायालय ने इतना भी अपना करते हुए नहीं समझा कि इस तरह की सड़कों को ब्लॉक करके, जाम करके लोगों का जीवन जो है वो दुभर कर देना, परेशानी में डाल देना और उसके जो दुष्परिणाम है कि जो गरीब किस्म के मजदूर हैं, दैनिक आमदनी पर निर्भर रहने वाले और किसान भी हैं जो आसपास के दिल्ली के जो अपनी सब्जी जो है बेच करके दैनिक आमदनी वो दैनिक आमदनी को कमाते हैं बेचारे और उनका परिवार जो है उसी दैनिक आमदनी पर निर्भर रहता है और बाकी लोगों को का जिनको आना जाना है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर, उनका भी जीवन जो है बिल्कुल वो परेशानी में फंसा हुआ है। तो ये हर तरह से गैर कानूनी है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी इसको गैर कानूनी कहने में अब पता नहीं क्यों जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। अब ये बात थोड़ी सी गले नहीं उतर रही है कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय जो कि वो न्याय व्यवस्था का शीर्ष है, एपेक्स बॉडी है, यदि वो इस तरह का कर्तव्य निर्भर नहीं करेगी तो फिर यानी कौन करेगा? पहला पक्ष। दूसरा, अब तो ये जो तत्व हैं ये कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो समिति गठन की है उसको वो खारिज करते हैं। अब सवाल ये है कि जो तत्व जो है सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, संसद की बात नहीं मान रहे हैं, इस देश की जो न्याय व्यवस्था का जो शीर्ष है, एपेक्स बॉडी है, उसके आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। देश को समझना होगा कि ये लोग हैं कौन? ये मुट्ठी भर जो है पूरे देश को नचाने वाले ये हैं कौन? तो निश्चित रूप से ये विदेशी ताकतों के शह पर, उनकी फंडिंग पर, और देखिए इनके ठाट बाट देखिए, आपको अंदाज हो जाएगा। और इसमें उन तत्वों को मत भूलिए। कौन है ये? योगेंद्र यादव, जिसमें वो 2015 के चुनाव के आसपास ये योगेंद्र यादव वही शख्स है जो प्रशांत भूषण के साथ
और इस तथ्य को, इस हकीकत और सच्चाई को हमारा पूरा देश और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से इसको देखें, योगेंद्र यादव को, कि ये दोनों, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ये मांग हमारे दुश्मन पाकिस्तान की है और भारत यानी इस तरह की उसकी यानी बेतुकी मांग को हर तरह से खारिज करता रहा है। हमारे देश का ये हमेशा स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान की इस मांग को कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, भारत हमेशा से इसको खारिज करता रहा है। लेकिन ये दोनों गद्दार, देश के गद्दार योगेंद्र यादव और वो ये प्रशांत भूषण सरेआम वो अपने दुश्मन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और यही नहीं वो रुकते, इनकी गद्दारी तो देखिए, ये आगे बढ़ चल के ये बोलते हैं कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। ये वो गद्दार हैं। तो देश को जानना चाहिए कि आखिर ये जो है उस इन किसान आंदोलन में है कौन। और उस समय ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में बाद में छोड़े हैं सब। तो केजरीवाल भी उतना ही गद्दार है। वो जो कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत के बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ ही ये खड़ा हुआ था। दुखड़ा तो इस बात का है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस पहलू पर गंभीर नहीं होते हैं। दिल्ली के लोग गंभीर नहीं हुए। वो बिल्कुल, यानी ये कहने में भी बड़ा दुख लगता है कि लोग जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी पर बिक गए। इसी पर तो ये काफ़ी बातें भाई कि हमारी मानसिकता आकर के उस मुफ्त खोरी के जाल में इतना फंस गई है कि कल को चीन आए, पाकिस्तान आए और इनको ये मुफ्त में बांटने लगे तो क्या ये पाकिस्तान और चीन को भी ये वोट करेंगे। तो देश के लिए ये मानसिकता भी उतनी खतरनाक है। तो योगेंद्र यादव जैसे तत्व उसमें है। वाम दल तो इस देश के दुश्मन है ही। जीएनपीसी तो बिल्कुल वो हार्डकोर है, जो है वह जो है इस देश के खिलाफ। तब इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत विरोधी ताकतों के द्वारा संचालित एक साजिश है। किसान आंदोलन उसका एक मुखौटा है। जरूरत इस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से चल रहा है आंदोलन, तो तभी से कह रहा है कि ये किसान आंदोलन महज मुखौटा भर रह गया है। ये देश विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ जो है वो अस्थिरता और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए ये चलाई जा रही हैं। और अब तो स्पष्ट हो गया कि ये ताकतें खुलेआम करेंगी कि न तो इस सरकार को मानेंगे, न तो संसद को मानेंगे, न तो इस सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे। तो ऐसे तत्वों को देखिए, ये परिदृश्य से देखते हुए ये जो इसकी कायरता है मोदी सरकार की और हमारे मोदी जी की जो कायरता है, जो निकम्मपनी, वो और उजागर होती है। ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देख करके ये मोदी सरकार और श्री मोदी जी को दोनों को चुल्ली भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि आज न्यायालय जो है
सारे एग्जीक्यूटिव पावर को यूज कर रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए, सरकार का काम अब जो है वो न्यायालय कर रही है। तो सच्चे अर्थों में इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मा और क्या सरकार को। इसलिए भारतीय जनता दल और मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि इन सब बातों को देख करके, और ये मोदी जी को मालूम है ये ताकतें कौन सी हैं। सीए पर देश के खिलाफ जो है हिंसा अस्थिरता फैलाने की जो साजिश की गई, तब भी इनकी आंख नहीं खुली, और उस पर उन्होंने कार्रवाई क्या की। जिसने इस देश में हिंसा फैलाने की और उपद्रव करने की, आगजनी करने की और तोड़फोड़ और अस्थिरता करने की साजिश के लिए खुलेआम आह्वान किया सोनिया राहुल और प्रियंका ने, उनके खिलाफ मोदी जी ने क्या किया? यही तो है मोदी जी की गद्दारी देश के खिलाफ। भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है कि इन तीनों का राहुल का, सोनिया का और प्रियंका का साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, इन तीनों टेस्ट से पता चल जाएगा कि इन समूह के दिमाग में यह खतरनाक भारत के खिलाफ मंसूबा क्या है, और उस मंसूबे को देश के सामने उजागर करके इनको बेनकाब करके तीनों के एक ही कार्टून में भर करके इटली भेज दे। जरूरत इस बात की है, कोई मजाक नहीं है। और उसी प्रकार वाम दलों में ये सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे लोगों को एक ही कार्टून में भर करके चीन की राजधानी बीजिंग में भेज दें, वहां से वो ये शुरुआत करें। अब बाद में जो जितने ये देश विरोधी पत्रकार हैं, जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है, उनको भी इस देश के बाहर करें और इनको पंप करें। नहीं तो ये देश में हर वक्त जो है अस्थिरता, देश के खिलाफ यानी मुहिम वो चलाना, और फिर इसके बाद ये देश विरोधी मीडिया एनडीटीवी जैसे एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24 बड़े खतरनाक है सब। चूंकि ये बीजेपी जो है सत्ता की हवस में इतना अंधी हो गई है कि सत्ता के आगे जो है देश जो है इसकी निकम्मापनी और कायरता का कितना बड़ा शिकार हो रहा है, इसको दिखता ही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल और मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने ये कहना चाहते हैं कि आज बिल्कुल याद आ रहा है कि यदि आज सुभाष चंद्र बोस होते, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार होती, या हमारे शहीद आजम भगत सिंह की सरकार होती, या उनके जज्बों वाली सरकार होती, तो निश्चित रूप से ऐसे आंदोलनों में फंसे हमारे मजलूम, सीधे साधे, भोले भाले भारतीय भाई बहनों या किसानों को, हमारी माताओं और बहनों को, बच्चों को और बुजुर्ग भारतीय भाई बहनों को इस आंदोलन से अलग थलग करके इसको तुरंत कुचलते, और इस तरह से कुचलते कि इन वाम दलों की, इन जेएनपीसी वालों की, इन देश विरोधी पत्रकारों की, इन देश विरोधी मीडिया की आदत और हिम्मत दोनों सदा के लिए छूट जाती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस देश में हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस या हमारे शहीद आजम भगत सिंह के जज्बों वाली सरकार की सख्त आवश्यकता है,
जो कि इस तरह के प्रवृत्तियों को और इस तरह की ताकतों को अविलंब कुचले उनको। सीएए पर सीधे सोनिया जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़का रही है। मोदी जी की सरकार कार्रवाई किसी के खिलाफ कर रहे हैं, सिर्फ महज जो है एक जो कोई वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के खिलाफ। और ये पूरा देश जानता है कि ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह वो किसके आदमी हैं? केजरीवाल। तो केजरीवाल को बचा रहे हैं, सोनिया को बचा रहे हैं, राहुल को बचा रहे हैं, प्रियंका को बचा रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर छोटी मछली को दिखाना। ये सरासर देश के साथ गद्दारी और धोखा है। मोदी जी समझ लीजिए और बीजेपी वाले भी समझ लें। और इसमें भी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सब लेते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग में सिर्फ वो किसको दिखाते हैं? उमर खालिद को। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है का सरगना कौन था? कन्हैया कुमार था। अब कन्हैया कुमार का ये बीजेपी वाले वो नाम तक नहीं लेते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना था कन्हैया कुमार। वो जो है छाती तान करके इस देश में घूम रहा है मोदी जी और मोदी जी की सरकार की निकम्मापनी और कायरता के कारण। भारतीय आवाम ताकत दल ने कई बार जताया है और इस वीडियो को बीजेपी वाले भी देखते हैं। अब बस यही करते हैं कि बस उनकी दुश्मनी सिर्फ भारतीय जो है बीजेपी वालों की बीजेपी वाले जो है इन देश विरोधी ताकतों के आगे दंडवत करेंगे, उनके दंडवत करेंगे, उनके आगे जो है वो साष्टांग हो जाएंगे और दुश्मनी साधते हैं सिर्फ भारतीय आवाम ताकत दल से। जो भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता लाना चाहता है और कहता है कि भाई सभी भारतीय हैं, सभी बराबर हैं और सभी बराबर हैं, सभी भारतीय हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर भी नहीं है। उसके जब नेता और कार्यकर्ता जब बात करते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से, तो उनकी यही परेशानी है कि भाई कि यदि सभी लोग बराबर हो जाएंगे और बराबर का व्यवहार होगा तो उनका जो सामंत शाह का जो साम्राज्य है वो सामंत शाही साम्राज्य का क्या होगा? तो ये सब के सब सामंत शाह हैं बीजेपी वाले और उन समस्याओं का और सरगना है ये एनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वाले। तो बीजेपी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और उसके आधार पर जो है वोट बटोरती है, सत्ता हथियाती, सत्ता को भोग करती है, उसके राष्ट्रवाद की असलियत पूरा देश देख रहा है। उसके राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश विरोधी ताकतों के आगे साष्टांग होना, दंडवत होना, झुक जाना और या उनके पालना या उनके पापों को ढकना और देश को अराजक स्थिति में झोंकना। ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है। वो YouTube पर दिखा रहा था कि कोई रविंद्र कुमार करके है, किसी विश्वविद्यालय का पता नहीं लेक्चरर और प्रोफेसर, और उसी तरह एक और बुजुर्ग था उससे बात करने वाला। तो वो जो मोदी जी चुपके चले गए रकाबगंज में अरदास करने, उस पर वो मजाक उड़ा रहा था कि वहाँ गए तो वहाँ के वो रकाबगंज के अकाल तख्त के लोगों ने इनको मोदी जी को कहा कि तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा अंत आ गया है।
तो बीजेपी वालों ने सफाई दिया कि भाई चूंकि गुरुमुखी में थे, कोई ट्रांसलेटर नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाए। अरे भाई, इस तरह के लोग राजनीति में दखल देते रहे हैं। अकाल तख्त हो और उसी प्रकार वो था बुखारी, जब भी चुनाव आता था तो फतवा जारी करता था। और देश को याद करना चाहिए इस तथ्य को कि इन्हीं सब पचड़ों से को दूर रखने के लिए, इनसे दूरी बनाए रखने के लिए और सिर्फ देश के लिए काम करने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक बन गए थे। उनको बिल्कुल मतलब नहीं था किसी मंदिर से, न किसी गुरुद्वारे से, न किसी जो है अकाल तख्त से। देश सबसे ऊपर है और देश की बातों में ये मंदिर के लोग, मस्जिद के लोग, अकाल तख्त के लोग हरगिज उसमें जो है दखल न दें। ये कम से कम जो है शहीद आजम भगत सिंह से सीखे लोग। तो ये हालत है। तो जिसमें इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी वो मंदिर घूम रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है। अरे मोदी जी, जरा ये जानिए, एक पुरानी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। आप कुछ करोगे नहीं तो न तो वाहेगुरु, न तो ईश्वर, न तो खुदा, न तो गॉड आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगे, आपकी कायरता को बचाने के लिए नहीं आएंगे। इस देश को आपने और आपकी कायरता ने, निकम्मापनी ने वो जिस अराजकता में झोंक दिया है, वो देश भुगत रहा है। एक खबर और चल रही थी कि ये मुख्तार अंसारी एक माफिया है उत्तर प्रदेश का, और उसको जेएनपीसी वालों ने उसको सुरक्षित कर लिया है वो पंजाब की जेल में। जेएनपीसी खुद एक माफियाओं का गिरोह है, देश जानता है। तो उसमें एक मुख्तार अंसारी क्या, वो हजारों वो मुख्तार अंसारी आपको मिलेंगे उसमें। और उस मुख्तार अंसारी जो वो माफिया है, उसको रक्षा करने के लिए जेएनपीसी वाले, चाहे ये कांग्रेस वाले, चाहे वो अमरिंदर की सरकार, वो उसको करेगी। ये जग जाहिर है। यह तो देश को समझने की आवश्यकता है कि आखिर इस माफिया वाली जो है जेएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज को वोट कहाँ से मिल रहा है, कौन वोट दे रहा है, समस्या इसकी है। और इसी समस्या का समाधान ढूंढना है कि वो लोग भी अभी भी जो उसके भ्रमजाल में फंस करके, अब जैसे हमारे जो पिछले एपिसोड में बताया गया था, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का यही जेएनपीसी के गुंडे कत्ल करवाते हैं, और कत्ल करके सरेआम ये उनके दिमाग में अफवाह ठूसते हैं कि ये हमने नहीं मारा, हमारे गुंडों ने नहीं मारा, वो हिंदुओं ने मारा। जिसमें देश इस उलझन में प्रयास कर रहा था कि भाई आतंकवादी होता है, अपराधी होता है, और आतंकवाद से, अपराध से किसी भी पंथ का, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाई, कोई वास्ता ही नहीं है। उस समय ये जेएनपीसी वाले हिंदू आतंकवाद और हिंदुओं ने मारे इनको। और इस बात का आश्चर्य भी दुख है कि कैसे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कुछ हिस्सा जो है इनके उस झूठ और अफवाह का शिकार हो गया, और जो है
इनको वोट कर रहा है, तो उसके भी समाधान के लिए भारतीय जनता दल उतरेगा और विनती करेगा कि भारतीय समाज का ये तबका हमेशा से मुल्क के लिए आगे आता रहा है। भगत सिंह जो है ने क्या कुर्बानी दी, उधम सिंह ने क्या कुर्बानी दी, और जब मुल्क की बात आती है न तो कोई वहाँ मंदिर है, न तो कोई मस्जिद है, न तो कोई गुरुद्वारा है। मुल्क पर शहीद होने वालों के लिए वो मुल्क जो है उनके खुदा और उनके वाहेगुरु, उनके ईश्वर, उनके गॉड से भी ऊपर वो मानते हैं उन्हें, और ये मानना पड़ेगा सबको कि हमारे लिए देश, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे गॉड, हमारे वाहेगुरु, उससे भी ऊपर है अब अपना देश। तो देश को ये अराजकता में झोंक करके ये कायर मोदी जो है वो मंदिर और गुरुद्वारा ढूंढ रहे हैं, और इतनी सी छोटी सी बात नहीं उनके दिमाग में घुस रही है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद कर लेते हैं। तो हाँ, तो इस पर आ जाइए कि वो मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश का माफिया है, वो जाकर के शरण लिया है JNPC के अमरिंदर की सरकार के अधीन। उत्तर प्रदेश की पुलिस गई और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेकर के, तब भी उन सबों ने नहीं दिया। एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना दिया कि वो जा ही नहीं सकते, और वहाँ की पुलिस कह रही कि हम जो है उसमें जवाब दाखिल कर देंगे वो सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि इस तरह की जो अनुशासनहीनता उनके आदेश क्यों रही है। और सबसे पहले ये जो मोदी महोदय हैं, तमाम ऐसे वाकयात हैं जिससे जो है कि अमरिंदर की सरकार को तुरंत बर्खास्त होने चाहिए, लेकिन ये कार्य है ना। तो अब थोड़ा सा मुख्तार अंसारी पर आने के पहले एक घटना और आ रही थी। कोई सोमनाथ भारती है इसका आम आदमी पार्टी का, वो क्या गंदी बातें जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ बोल रहा था। वो देखिए, योगी जी का सैद्धांतिक विरोधी भारतीय जनता दल भी है और सख्त विरोधी है, लेकिन शालीनता के दायरे में, सभ्यता के दायरे में विरोध है। भारतीय अवाम ताकत दल का बिल्कुल विरोध है योगी जी की शैली से, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, लेकिन वो सैद्धांतिक है, शालीनता और सभ्यता के दायरे में। इस तरह से जो गाली दे रहा था भारतीय जनता दल, तो अर्ज करता है वो योगी जी से और उनकी सरकार से कि ऐसे सोमनाथ भारती को पुलिस द्वारा इस तरह से उसकी चौड़ाई करवाएं कि फिर किसी सोमनाथ भारती को इस तरह से बदतमीजी करने की जरूरत न हो। तो इस तरह के बदतमीजों को भी योगी जी सबक सिखाएं और उसकी ऐसी तोड़ाई करवाएं कि कोई भी आम आदमी पार्टी का इस तरह से बदतमीजी करने का, भद्दी यानी गालियां देने का, और इस तरह से एक अराजक यानी माहौल वो फैलाने का। और वो पुलिस को भी बोल रहा था वर्दी वो उतरवा लेंगे, क्या कर लेंगे, वो बिल्कुल तोड़ ताड़ करके जो है, ताकि आम आदमी पार्टी का यहाँ तक कि केजरीवाल भी हो इस तरह की बदतमीजी करने का, बदतमीजी वो बोलने का, वो हिम्मत और आदत दोनों छूट जाए। तो
आज आइए, जो मुख्तार अंसारी की बात हो रही थी, तो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी जी जो है वो इस माफिया का कुछ उसकी बिल्डिंगें थी लखनऊ में, कुछ गाजीपुर में थी, वो ढा दिया। अतीक अहमद को भी ढूंढ रहे हैं, वो भी एक माफिया है। यहाँ तक तो स्वागत है योगी जी, लेकिन भारतीय जनता दल आपसे ये पूछ रहा है, ये है योगी जी, कि आपके बगले में है वो रघुराज प्रताप, जिसको बोलते हैं रज्जू भैया, वो भी बहुत बड़ा माफिया है। क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ? और शायद गोरखपुर में कोई वो हरशंकर तिवारी है, और ये कुंडा से आता है, ये वो अखिलेश प्रताप, वो जेएनपीसी वाला, कांग्रेस वाला, उसको भी लोग कहते हैं कि वो भी एक वो आतंकी किस्म का माफिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। और भारतीय जनता दल इतना वो तवज्जो नहीं देता है। लेकिन इसकी भी वो चर्चा रहती है कि ये भी एक तरह का वो माफिया और गुंडा ही लगता है। और ख़ास करके जब वो टीवी चैनलों पर जिस तरह से बोलता है अखिलेश प्रताप, तो लोग देख लें कि वो उसकी भाषा जो है वो गुंडा और माफियाओं जैसी ही है। तो भारतीय जनता दल का पूछना ये है कि भाई योगी जी, आपके बगल में है वो रघुराज प्रताप या रज्जू भैया, वो भी एक बहुत बड़ा माफिया है। क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ? और शायद आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, इसने एक डीएसपी को मरवाया था, रघुराज प्रताप ने, रज्जू भैया ने, तमाम इसके कारनामे हैं। तो उसको भी वही करिए। उसकी जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब जो है वो ढहाइए बुलडोजर से, सारे खाते जो है वो सील करिए। तब न देखेगा कि भाई अपराध या अपराधियों या माफियाओं या बड़े बड़े गुंडों दादाओं को के उन्मूलन में आप जो है वो निष्पक्ष ही नहीं है, बल्कि यानी सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विचारों से भी दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपके कारनामे सामने आ रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता की भी गंध आती है और पक्षपात की भी गंध आती है। चलिए आपको कुछ और आईना वो दिखाया जा रहा है। योगी जी जरा बता दीजिए कि आपकी नज़र में इस देश के गद्दार मुगल हैं या नेहरू है? आप स्पष्ट कर दीजिए। और दोनों हैं तो माने दोनों को आप मानते हैं तो ज़्यादा कौन है? आपने इलाहाबाद का नाम बदला और प्रयागराज इत्यादि रखा। बगल में है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम क्यों नहीं बदला योगी जी? यहीं पर जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलने में तो तुरंत आपके पार्टी वालों ने उसका नाम बदल के रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम, लेकिन उसके बगल में है वो नेहरू स्टेडियम। आपकी पार्टी और आप जितना मुगलों के खिलाफ जो है आप जो है वो एक दुर्भावना पालते हैं, देश के गद्दार नेहरू और फिर इंदिरा इत्यादि को गद्दार आप लोग नहीं मानते। यही आपकी और देश के खिलाफ गद्दारी है। ये भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की तरह, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की तरह, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की तरह उतने ही सम्माननीय हैं। और जहाँ तक और इतिहास का भी ज्ञान आप कर लीजिए। इतिहास में यदि इस देश को और हम सभी को, भारतीय जनता दल को भी, मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ,
जितनी भी वंशावली है वो दक्षिण भारत की, मध्य भारत की, पूर्वी भारत की और उत्तरी भारत की, वो सभी के सभी जो है वो गौरवपूर्ण है और सबके प्रति आदर है, सम्मान है और स्वाभिमान है। लेकिन उसमें ये फर्क, इसमें जो कुछ इस देश में नफरत जो फैलाने वाली जो ताकतें हैं, जिन्होंने जिन्होंने मुगल काल को जो है वो यानी वो इतिहास के जो सम्माननीय जो है हस्तियां हैं, उनसे अलग करके उनको आक्रांता बोलना, वो बोलना, इस मानसिकता से बाहर आइए। इस मानसिकता से न तो योगी जी आपका भला होगा, न तो बीजेपी का भला होगा और न देश का भला होगा। और यह स्पष्ट झलकता है। मुख्तार अंसारी का दमन करिए, स्वागत है। अतीक अहमद का दमन करिए, स्वागत है। लेकिन उतना ही दमन करिए रघुराज प्रताप सिंह का भी। तब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल है, विश्वसनीयता है, तभी जाकर स्थापित होगी। वरना सांप्रदायिकता और जो है पक्षपात की दुर्गंध जो है वो आती रहेगी। तो अब इसी में देश विरोधी ताकतों को उनका शमन करने के बजाय, उनको नष्ट करने के बजाय, उनका नाश करने के बजाय मोदी जी और उनकी सरकार, उनका जो है इनके लिए जो है एनपीसी वालों के लिए, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी के सोनिया हुआ, राहुल हुए, प्रियंका, इनके लिए सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाते हैं। अभी राहुल जो भागा है इटली, तो तमाम लोग कहें कि पता नहीं इटली किस लिए गया, उसके पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि वो नानी से मिलने गए हैं, पता नहीं क्या है वो, है ना, जो भी है उसको। जबकि आम नागरिक को, आम यात्री को बाहर बाहर जाने के लिए, यानी वो फॉरेन फ्लाइट्स के लिए जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। मोदी जी का प्रधानमंत्री का कार्यालय और कार्यालय जो है वो दखल दे करके उसके लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था करवाता है। कौन? वो जो राहुल, जो इस देश का गद्दार है। और भी चीजें उसकी जो है इस देश को दुख देने वाले, झूठ बोलने वाला तो है ही। और इस राहुल को बीजेपी आज तक ये नहीं करेगी ये राहुल गद्दार है। यूट्यूब पर तमाम इस तरह से तमाम जोक उसके नाम पर वो बनाए गए हैं, सिर्फ जनता का ध्यान वो हटाने के लिए कि ये गद्दार नहीं है, ये पप्पू है। कितना खतरनाक ये खेल बीजेपी कर रही है, जो है वो इस देश के खिलाफ इन खतरनाक तत्वों को बचा करके। तो और यही नहीं, उनके लिए सुविधा भी दिलाना कि उनके लिए, इटली के लिए, जबकि आम नागरिक और आम यात्री को या विदेश यात्रा में बड़ी कोरोना के चलते जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर स्पेशल फ्लाइट जो है मैंने यहाँ से दुबई, दुबई से कतर, कतर से इटली, ये जो है ये व्यवस्था आप करवा रहे हैं और आपका कार्यालय करवा रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? देश विरोधी ताकतों को सर पर रख रहे हैं, उनको सुविधाएं दिलवा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था आप करवा रहे हैं, जिनको नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है। मोदी जी, जिनको नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है। तो ये गद्दारी है आपकी इस मुल्क के खिलाफ। और बहुत गुमान में आपकी बीजेपी पार्टी है कि हम तो राष्ट्रवाद का वो चलाते हैं। अच्छा, किसी ने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, तो मैंने कहा देख लो भैया, इन एनपीसी वालों ने तो
भारतीय संस्कृति को तो तार तार कर दिया है। इनका देख लीजिए, सिनेमा से जो गंदगी आती है, ग्लैमर की दुनिया से जो गंदगी आती है, विज्ञापन दुनिया की गंदगी से जो गंदगी आती है, टेलीविजन में जो गंदगी आती है, नग्नता, फुहड़पन, वल्गरिटी, ऑब्ससेनिटी, न्यूडिटी, ये संस्कृति किसने बनाई है? जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने। इस पर कोई भी बीजेपी के नेता का, आरएसएस वालों का, जो बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं, एक टिप्पणी नहीं है। और विशेषता इस बात की रही कि दो बार जो सूचना जो कि सूचना प्रसारण मंत्री रहे, तो दो बार महिलाएं भी रहीं। एक बार रही थी वो सुषमा स्वराज, दूसरी बार जो है ये स्मृति ईरानी। और जो है इन तीनों क्षेत्रों से, सिनेमा या बॉलीवुड कह लीजिए, और ग्लैमर, विज्ञापन और टेलीविजन से हमारी भारतीय नारी के खिलाफ एक षड्यंत्र, नग्नता के द्वारा, और टीवी चैनलों में यानी इस पर एक चर्चा नहीं। और कभी कोई चर्चा मैंने देखा है तो वो ये दिखाते हैं कि सिर्फ जो कुछ मुल्ले कठमुल्ले, कुछ पंडित जी लोग इसका विरोध करते हैं, जनता तो इसके पक्ष में है। और टीवी चैनल वाले कहते हैं कि भाई जो नग्नता है ये उनका प्रोफेशनल कंपल्सन है। हमने तो कहा कि ये टीवी चैनलों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक नए किस्म का टीवी चैनल जो कि राष्ट्र की बात करे और देश में एकता की बात करे, नहीं तो दिन रात हिंदू मुस्लिम और जो है ये हमेशा जो है वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह की बात करेंगे, लेकिन ये केजरीवाल को बचाएंगे। ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह की बात करेंगे और राहुल को बचाएंगे, सोनिया को बचाएंगे। ये क्या करें ये देश का? तो देश वास्तव में बहुत खतरों से गुजर रहा है। एक तो यानी ये कार किस्म का ये प्रधानमंत्री, निकम्मा किस्म का ये प्रधानमंत्री, और उसके ऊपर ये देश विरोधी ताकतें, वो राजनीतिक दलों के रूप में ये दो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और ये वाम दल, और फिर देश विरोधी पत्रकारों का गिरोह, देश विरोधी मीडिया का गिरोह, देश विरोधी ये बौद्धिक वर्ग का गिरोह। और जैसा कि बताया गया है कि ये सब मिलकर के जो भारत की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसकी रीढ़ में भी ये अपना एक कैंसर ये घुसा दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी में तमाम आईएएस वाले जो है इन्हीं की मानसिकता वाले, वामपंथ की मानसिकता वाले और जेएनपीसी के हमदर्द ये घुस रहे हैं। जुडिशियरी में भी घुसे हुए हैं। ये कैंसर जो है बहुत दूर तक, और इसीलिए जो है देश यानी इन जेएनपीसी वालों से और वाम दलों से बहुत खतरे में है। पता नहीं ये मोदी जी को मालूम है कि नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले सारी दुश्मनी साध रहे हैं भारतीय वाम ताकत दल से। वो अपने छुट्टियों को सिक्का पड़ा करके या वही विरोध और गाली गलौज करवाते हैं अपने इसे भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारियों के साथ आकर के उनको धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये इनका उनके गाली गलौज से, धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय वाम ताकत दल ये करना चाहता है कि ये इनका चरित्र है, ये इनके राष्ट्रवाद की यही असलियत है, यही बताना चाहता है। वाकई में मैंने इस बीजेपी से मैंने देश को बहुत तकलीफ है।
इनकी असलियत भी सामने आ गई। और अब तो यह है कि यदि वाम दलों का विनाश करना है और जेएनपीसी का विनाश करना है तो उसको बचाने वाले बीजेपी का भी विनाश करना अनिवार्य हो गया है। यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अपने आदरणीय भारतीय अवाम इसको अच्छी तरह से समझ ले। तो विनाश की शुरुआत बैलेट बॉक्स से, मत पेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।